आज हम लोग वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक काल का समाज कैसा था। वैदिक काल के सामाजिक जीवन, तो इसको हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। वैदिक काल को एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम इसको अलग अलग समझेंगे। ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था और उत्तर वैदिक कालीन लोगों का समाज कैसा था, और दोनों को यहाँ पे हम कंपैरिजन करके बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले हम परिवार को समझते हैं, यानी वैदिक कालीन समाज कैसा था। सबसे पहले हम परिवार को समझते हैं, यानी वैदिक काल के समय का परिवार कैसा था। तो परिवार ऋग वैदिक काल का जो परिवार था ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, यानी ज्वाइंट फैमिली। और यहाँ पे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों साथ साथ रहा करते थे, यानी कि यहाँ पे चचेरा भाई तो साथ रह ही रहा है और यहाँ पे ममेरा भाई फुफेरा भाई सब एक साथ रह रहा है। यानी मातृपक्ष माता के साइड का और पिता का साइड का दोनों एक साथ रह रहा है, यानी इस समय का परिवार बहुत बड़ा है। और जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष की प्रधानता है परिवार में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था और यहाँ का पितृसत्तात्मक है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC और उसका 1000 से 600 BC। यहाँ पे भी परिवार संयुक्त परिवार ही है, ज्वाइंट फैमिली ही है, लेकिन यहाँ पे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों अलग अलग है। मातृपक्ष अलग रह रहा है और पितृपक्ष अलग रह रहा है, तो इससे परिवार लगभग यहाँ पे 1-2 परिवार के लोग एक साथ हैं, यहाँ पे 4-5 परिवार के लोग एक साथ हैं। बहुत बड़ा फैमिली है यहाँ पे। और यहाँ का भी समाज है वो कैसा है, परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार का गार्जियन कौन है, पिता ही है, पुरुष ही है। अब देखिए स्त्रियों की दशा, यानी वैदिक काल में के स्त्री जो थे उनका दशा कैसा था। तो स्त्री की दशा के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाल विवाह नहीं है। आज के समाज में भी बाल विवाह देखने को मिलता है, लेकिन उस समय बाल विवाह नहीं है। सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा भी नहीं है, और बहुपत्नीत्व प्रथा भी नहीं है, यानी कोई भी पुरुष एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। तो ना ही यहाँ पे बाल विवाह है, ना ही सती प्रथा है, और ना ही बहुपत्नीत्व प्रथा है। तो ये सब नहीं है क्या, तो यहाँ पे विधवा विवाह है। देखिए कितना अच्छा, विधवा विवाह कर सकता है, तो यहाँ पे विधवा विवाह है। अंतरजातीय विवाह भी है, यानी लोग दूसरे जात के लोग से या दूसरे वर्ण के लोग से भी विवाह कर सकता है। तो विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह यहाँ पे है। इसलिए माना जाता है कि उस समय जो स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा जब हम इसका वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्त्री थी वो सभा में भाग ले सकती थी, समिति में भाग ले सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अंतर है। यहाँ पे इसको समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे बाल विवाह है। उत्तर वैदिक कालीन में जो स्त्रियों की दशा है यह ऋग वेद की तुलना में काफ़ी खराब है। यहाँ पे बाल विवाह है, यहाँ पे बहुपत्नीत्व प्रथा भी है, यानी लोग पुरुष एक से अधिक शादी भी कर सकता है। यहाँ पे सती प्रथा नहीं है, तलाक नहीं है, सभा समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कुछ है, कुछ तलाक यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ ऐड हो जाता है, जैसे बाल विवाह यहाँ पे है, बाल विवाह यहाँ पे नहीं है। बहुपत्नीत्व प्रथा यहाँ पे है, बहुपत्नीत्व प्रथा यहाँ पे नहीं है। और सभा समिति में भाग लेने का अधिकार यहाँ पे नहीं है, और सभा समिति में भाग लेने का अधिकार यहाँ पे है। बस ये 3 अंतर है, बाकी यहाँ पे भी स्त्रियों की दशा लगभग ठीक ठाक है। यानी सती प्रथा यहाँ भी नहीं है, तलाक यहाँ भी नहीं है, तो ये सब अच्छा है। देखिए यहाँ पे औरत के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था। सबसे पहले कब किया गया अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग, तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किया गया। अब यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में
स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, यानी कहा गया है कि जितने भी दुख है सबका कारण क्या है, स्त्री है। कहाँ? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता में देखिए औरत के बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि स्त्री शराब जुआ के समान है। मैत्रायणी संहिता में कहा गया जो स्त्री है शराब जुआ के समान या विष के समान है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस समय प्रमुख विदुषी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एक यहाँ से दे देगा और 3 यहाँ से दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन वैदिक काल की प्रमुख विदुषी थी, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा। देखिए जो ऋग्वेद वैदिक काल है यहाँ की प्रमुख विदुषी है, यह है अपाला, घोषा और सिक्ता। इसके अलावा भी है तो ये इम्पोर्टेंट है। अपाला, घोषा और सिक्ता ये 3 प्रमुख विदुषी है जो किस काल के हैं, तो ये ऋग्वैदिक काल की है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख विदुषी, तो यहाँ पे गार्गी है, मैत्रेयी है और कात्यायनी, शुक्ला। तो एग्जाम में आ चुका है कई बार। मैत्रेयी है ये विदुषी, ये किस काल की है, तो ये उत्तर वैदिक काल की है। या हमेशा ऐसे 3 इसमें से दे देगा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी और एक दे देगा अपाला। पूछेगा इनमें से कौन सी विदुषी ऋग्वैदिक काल की है, तो ये अपाला हो जाएगा ऋग्वैदिक काल की। तो यहाँ पे हम स्त्रियों की दशा के समझे हैं। अब देखते हैं खान पान। जो वैदिक कालीन लोग थे उनका खान पान कैसा था, तो खान पान में देखिए शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मांस में ये लोग बकरी का मांस, भेड़ का मांस, बैल का मांस खा रहे हैं। गाय को अघन्या मानते हैं, यानी गाय को यहाँ पे मारा नहीं जाता, गाय की पूजा की जाती है। गाय को अघन्या मानते हैं, नहीं मारने वाला है। गाय को यहाँ पे बहुत सम्मान मिल रहा है, गाय को अघन्या यहाँ पे मान रहा है। देखिए यहाँ पे नमक का ज्ञान नहीं है, चावल, रोटी, मछली का ज्ञान यहाँ पे नहीं है, तो ये भी पूछा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को नमक का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, चावल का ज्ञान भी नहीं था, रोटी का भी ज्ञान नहीं था, मछली का ज्ञान नहीं था, ये सब ज्ञान नहीं था। यहाँ पे देखिए यहाँ भी शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। यहाँ पे भी उत्तर वैदिक काल में भी गाय को अघन्या मान रहे हैं और मांस वही भेड़, बकरी, बैल का मांस ये लोग खा रहे हैं। यहाँ पे नमक, चावल, रोटी, मछली, हाथी, बाघ ये सब की जानकारी हो जाती है। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में। यहाँ पे नमक, चावल, रोटी, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे हाथी, बाघ भी है, हाथी, बाघ का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पे नमक, चावल, रोटी, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान है। यहाँ पे उसकी जानकारी हो चुकी है। अब देखिए मनोरंजन के साधन। जो वैदिक कालीन लोग थे वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो ये मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, नृत्य करते थे, गाना गाते थे, पर्व त्यौहार मनाते थे, घुड़दौड़ करते थे। तो ये सब इनका मनोरंजन का साधन था। पर्व त्यौहार मनाना, घुड़दौड़ करना, गाना गाना, नृत्य करना, जुआ खेलना, शिकार करना, तो ये सब। और यहाँ भी लगभग सेम ही है, दोनों सेम है। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य करना, नाटक करना, और दोनों सेम है। यहाँ पे हम उतना लिखे नहीं है, तो मनोरंजन के साधन दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमने वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पढ़ा है और हम अगले स्लाइड में वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। अब हम वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन इसका कैसा था, तो हमने फिर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में समझेंगे, फिर उत्तर वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में समझेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि को देखते हैं। कृषि का उस समय हालत क्या था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कृषि उतना अच्छा नहीं है। कृषि है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो पशुपालन है। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो मुख्य पेशा पशुपालन है। लेकिन वही उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो इसका मुख्य पेशा कृषि है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन और उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा कृषि। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जब ऋग्वैदिक कालीन पीरियड समाप्त होता है 1000 BC में, और उसी समय लोहे का आविष्कार होता है, और लोहे का आविष्कार एकदम से क्रांति ला देता है। लोहे के आविष्कार से
कई तरह के औजार बनाया जाता है और उस औजार से जंगलों की कटाई की जाती है और उस जंगल की कटाई करके उसे मैदान बनाकर वहाँ पे खेती बड़ी पैमाने पे हो रहा है। तो यहाँ का मुख्य पेशा क्या है? कृषि हो गया। यहाँ पे है कृषि, लेकिन कृषि द्वितीयक पेशा है। और जो पूरे वैदिक काल का ही प्रमुख पशु क्या है? गाय। तो भी पूछा जाता है कि वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पशु कौन था? तो ये प्रमुख पशु गाय था। अब यहाँ देखिए उत्तर वैदिक काल का, यहाँ का प्रमुख फसल कौन कौन से प्रमुख फसल है? क्योंकि कृषि ही मेन है, तो फसल यहाँ गेहूँ है, चावल है, धान है, जौ है, गन्ना है। हमने पिछले जो स्लाइड था उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो वैदिक काल है, इस यहाँ पे गेहूँ चावल का यहाँ पे ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसका ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ का प्रमुख फसल ये सब है। देखिए गेहूँ को उस टाइम गोधूम कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोधूम का नाम, तो ये गेहूँ। साली धान का ही प्राचीनतम नाम, यानी धान को उत्तर वैदिककालीन लोग क्या कहते थे? तो साली कहते थे। ब्रीही यानी चावल को ब्रीही कहा करते थे, जौ को यव कहते थे और गन्ना को इक्षु कहते हैं। तो ये नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यव तो जौ, इक्षु, गन्ना, तो ये सब है। अब समझते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन का, पशुओं का क्या दशा था? तो यहाँ पे तो पशुपालन ही मुख्य पेशा है। मुख्य प्रमुख पशु कौन कौन से थे? तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, कुत्ता, ये सब यहाँ के प्रमुख पशु थे। अब यहाँ के प्रमुख पशु कौन कौन थे? तो ये सब तो थे ही, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, कुत्ता तो थे ही, लेकिन यहाँ पे बाघ और हाथी का भी ज्ञान हो जाता है, जो कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को बाघ और हाथी का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे बाघ हाथी नहीं है, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में समझा है। यहाँ पे बाघ और हाथी का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाघ और हाथी का भी बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये था पशुपालन। अब समझते हैं उद्योग धंधा। उस समय व्यापार कैसा चल रहा था, उद्योग धंधा क्या था? तो इस टाइम का जो प्रमुख उद्योग है ये वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग ही प्रमुख उद्योग माना जाता है। ये वस्त्र थे वो मेनली ऊनी वस्त्र थे, यानी ऊन का उत्पादन हो रहा था बहुत ही अधिक मात्रा में, इसलिए यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग है। और यहाँ पे कपास का ज्ञान नहीं है, कपास का ज्ञान उस टाइम नहीं था, ऊन का ज्ञान था और ऊन से ही भेड़ का पालन हो रहा था और भेड़ से ऊन प्राप्त हो रहा था और ऊन से वस्त्र बनाकर वस्त्र को विदेशों में बेचा करता था। लेकिन यहाँ पे कपास का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था, लेकिन यहाँ पे कपास का ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पे सोना, तांबा, कांसा इस सब का ज्ञान है। सोना का ज्ञान है, तांबा का है, कांसा का है, लेकिन चांदी और लोहा का ज्ञान यहाँ पे नहीं था, क्योंकि लोहा का ज्ञान तो जब ऋग्वैदिक कालीन समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है तो उसी समय लोहे का आविष्कार होता है। तो यहाँ पे चांदी और लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे देखिए यहाँ का प्रमुख उद्योग ही क्या है? धातु उद्योग। क्यों है धातु उद्योग? क्योंकि यहाँ पे लोहा आ चुका है, तो यहाँ प्रमुख उद्योग भी क्या है? धातु उद्योग। तो दोनों में अंतर समझते जाइए। यहाँ पे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग, यहाँ पे प्रमुख उद्योग धातु उद्योग पूछा जाता है एग्जाम में। प्रमुख कौन कौन से? ये सोना, तांबा, लोहा, चांदी, कांसा का ज्ञान था, ये सब यहाँ पे है, यानी लोहा भी आ गया, ये सब आ गया। उस समय सोना को क्या कहते थे? तो ये सब सोना को हिरण्य कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। हिरण्य किसका नाम? तो ये सोना का। तांबा को क्या कहते थे? तो तांबा को वे लोग लोहित अयस कहते थे। लोहित अयस, ये लोहा नहीं है, ये लोहित अयस मीन्स तांबा, यानी तांबा का ही पुराना नाम लोहित अयस। लोहा का पुराना नाम कृष्ण अयस या श्याम अयस। तो जो वैदिककालीन लोग थे, यानी उत्तर वैदिककालीन लोग, वो लोहा को क्या कहते थे? तो लोहा को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा करते थे। अब कांसा को क्या कहते थे? तो त्रपु कहते थे। तो ये सब कुछ विशेष नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है यहाँ से कुछ। अब देखिए विनिमय के साधन। विनिमय का साधन क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही होगा। तो यहाँ पे भी वस्तु विनिमय प्रणाली और यहाँ पे भी वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही था। अब परिवहन के साधन समझते हैं। परिवहन के साधन, तो यहाँ पे भी बैलगाड़ी, क्योंकि बैल है, बैलगाड़ी यहाँ पे प्रमुख साधन था परिवहन का, और यहाँ पे भी परिवहन के मुख्य साधन बैलगाड़ी ही है। तो यहाँ पे हमने आर्थिक जीवन को कंप्लीट किया है। आगे
राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन को अगले वीडियो में समझेंगे।